को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। नीचे कुछ जीवों का जीवन काल दिया गया है, जैसे हाथी का 75 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, गाय का 26 वर्ष लगभग, तोता का 140 वर्ष, कौवे का 15 वर्ष, गुलाब का 10 वर्ष, बरगद का 300 से 500 वर्ष, पीपल का 500 वर्ष, कुत्ता का 25 वर्ष, घोड़े का 50 वर्ष, कछुए का 100 से 150 वर्ष, फल मक्खी जिसको फ्रूट फ्लाई या इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, उसका जो जीवन काल है लगभग 1 महीने है। तितली जिसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। धान या पैडी जिसको बोलते हैं 4 महीने इसका जीवन काल है। केले का जीवन काल 25 वर्ष है। अब एक बात यहाँ पर समझाना ज़रूरी है, किसी भी जीव के जीवन काल का उसके साइज से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव का जीवन काल जो है उसके साइज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हाथी का साइज या आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जीवन काल काफ़ी बड़ा होगा, या कोई जीव बहुत छोटा होता है उसका जीवन काल बहुत छोटा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए तोता और कौवा, देखिए तोते और कौवे का कंपेरिजन करिए, दोनों पक्षी वर्ग के हैं, लेकिन तोता जो होता है कौवे से आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका तोते का जीवन काल 140 वर्ष है, जबकि कौवे का कितना है 15 वर्ष है। तो किसी भी जीव के जीवन काल का उसके आकार से कोई संबंध नहीं करता या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। अब आता है दूसरा टॉपिक, जनन जो होता है। अगर सपोज करिए किसी पृथ्वी पर सारे जीव का जो अपना जीवन काल समाप्त कर लेते, तो उसके बाद उस जीव का वंश इस पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाता है। तो उसके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपने वंश को बनाए रखने वाले सब जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन में क्या होता है, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न किया जाता है, और इसके क्षमता को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। जीवों में होने वाली जनन क्रिया में निम्नलिखित 4 मूलभूत क्रियाएं होती है। पहला तो उसमें कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन जरूर होगा। डीएनए कोशिका विभाजन जब होगा तो उसमें कोशिका विभाजन के समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो दोनों कोशिकाओं में डीएनए जो होता है बढ़ जाता है। फिर जनन इकाइयों का निर्माण होता है। जनन इकाई का निर्माण मतलब जैसे गैमीट्स या अलैंगिक जनन की संरचनाओं का निर्माण होता है, जो विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करती हैं। फिर जनन इकाइयों से संलयन के बाद या सीधे ही नए जीव का विकास होता है। अब हम देखेंगे प्रजनन की प्रकृति में क्या भूमिका है, प्रजनन या प्रजनन का प्रकृति में क्या महत्व है। पहला महत्व प्रजाति की निरंतरता। अपने जीवन काल में प्रत्येक जीव अपने मृत्यु से पहले अपने समान संतान उत्पन्न करता है और पृथ्वी पर अपने जात की निरंतरता बनाए रखता है, ताकि वह अपने वंश को पृथ्वी पर बना रहे, उसका अस्तित्व समाप्त ना हो। ठीक है ना। तो पहला जो है प्रजाति की निरंतरता बनाए रखते हैं जीव प्रजनन क्रिया द्वारा। दूसरा है जैव विकास। जीवों में जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के समय उनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये आनुवंशिक विभिन्नताएं जो होती हैं जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, ताकि वह बदले हुए प्राकृतिक वातावरण से अपने को सक्षम बना सकें, उनसे उनमें रहने लायक अपने को योग्य बना सकें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रजनन जो होता है जीवों के जैव विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तीसरा है पारिस्थितिकी संतुलन। जैसा कि हमको पता है प्रकृति में सब जीव आहार श्रृंखला द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक जात की संख्या कम हो जाती है तो दूसरा जात भी उससे प्रभावित होता है। तो प्रजनन क्रिया द्वारा
प्रत्येक जीव जो होता है प्रकृति में अपनी संख्या को, एक निश्चित संख्या को बनाए रखते हैं, जिससे प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, खास सुरक्षा। खास सुरक्षा मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य जो है अपनी भोजन के लिए या खाद्य सुरक्षा के लिए जो मनुष्य के भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले पशु पक्षी और फसलों के प्रजनन को बढ़ावा दे करके अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक, अब हम आते हैं प्रजनन के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन क्रिया में भाग लेने वाले जनकों की संख्या के आधार पर, जनकों की संख्या मतलब जो जनन क्रिया में भाग लेने वाले जीव हैं उनकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग लैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस प्रकार के जनन में संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होती है, यानी एक ही जीव से होती है। तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन में जब होता है जब किसी एक जीव से ही उस संतान का निर्माण हो। ठीक है ना। इस प्रकार के जो संतान उत्पन्न होती हैं वह हूबहू अपने पेरेंट्स के या जनक जिसे वह उत्पन्न हुए रहती है उसके हूबहू समान होते हैं। तो और ऐसे संतानों को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। यानी अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानें बाह्य रूप, आकार, प्रकार व जीन संरचना में जनक के हूबहू समान होती हैं। ऐसी संतानें जो आकार की, आनुवंशिकीय रूप से अपने जनक के समान होती है क्लोन कहलाती हैं। अब आते हैं अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला, अलैंगिक जनन जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थिति मतलब जब उस जीव के लिए वातावरणीय दशाएं जो होती हैं अनुकूल होती हैं, यानी उसके लायक अच्छा पर्यावरण, मौसम हो, रहन सहन की सुविधा हो, भोजन की प्रचुरता हो, तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में जीव क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन तथा युग्मक का संलयन यानी गैमीट्स का संयोजन नहीं होता, यानी गैमीट्स का इसमें निर्माण नहीं होता है। नंबर 3 जो है महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इसका, इस प्रकार में जो संतानें उत्पन्न होती हैं अलैंगिक जनन के द्वारा वह असूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होती हैं। और इसके जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह समसूत्री विभाजन द्वारा संतानों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस प्रकार का विभाजन जो होता है यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, इस प्रकार का जो जनन होता है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अतः इस प्रकार के जनन में किसी प्रकार की आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। अलैंगिक जनन जो होता है मुख्य रूप से एक कोश की जीवों जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल या निम्न श्रेणी के पादपों जैसे ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स या निम्न श्रेणी के प्राणियों जैसे स्पॉन्ज, हाइड्रा इत्यादि में होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में प्रायः जो होता है अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। अब आते हैं अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां उसके बारे में चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधियां हैं उसमें सबसे प्रथम है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, इस क्रिया में जनक कोशिका या जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव उत्पन्न जाता है। तो इसलिए अभी कई प्रकार का होता है। इसमें पहला है द्विविभाजन।
या बाइनरी फिशन, या किस में होता है? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम या यूग्लिना में होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के लैंगिक अलैंगिक जनन में एक जनन कोशिका दो संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है और ये संतत कोशिकाएं सभी प्रकार से जनक कोशिकाओं के समान होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अमीबा है, इसका केंद्र विभाजित होता है और ये पूरी कोशिका जो होती है दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक कोशिका जो होती है स्वतंत्र जो है अमीबा की तरह व्यवहार करने लगती है। यहाँ पर देखिए पैरामीशियम है, ये भी प्रोटोजोआ संघ का या प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। ये भी द्विविभाजन द्वारा दो भागों में या दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है और प्रत्येक कोशिका जो होती है एक नए पैरामीशियम की तरह व्यवहार करने लगती है। यहाँ पर देखिए यूग्लिना है, यूग्लिना जो है ये भी जो है प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। ये भी जो है अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा जो होता है दो लंबवत विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग जो है ये यहाँ से अलग हो जाता है और प्रत्येक भाग जो होता है नए जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। दूसरा आता है बहुखंडन। बहुखंडन बहुखंडन में क्या होता है? बहुखंडन प्रोटिस्टा जगत के परजीवियों जैसे प्लाज्मोडियम या मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया रोग का परजीवी है, इसमें होता है। इस प्रकार के जनन में जो होता है एक कोश के जो परजीवी होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम का परजीवी है, इसका जो मुख्य प्रोटोप्लाज्म या केंद्रक है अनेकों छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है और पूरे केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव का कुछ भाग समाहित हो जाता है और इस तरह से ये अनेकों संतत कोशिका में बढ़ जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर आके ये इसकी जो विशिष्ट है या भित्ति है ये फट जाती है और ये सब स्वतंत्र रूप से रिलीज हो जाते हैं और नए संतत प्लाज्मोडियम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मुकुलन। मुकुलन इस प्रकार के लैंगिक अलैंगिक विधि में जनन कोशिका अथवा जीव में एक छोटी सी उभार शरीर से बाहर की ओर बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? ये बड है, इसको बड या मुकुल कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं या मुकुलन बोलते हैं। ये बड जो है धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है और विकसित होकर के अंत में जाके अलग हो जाती है और प्रत्येक बड जो होती है एक नए कोशिका या नए संतान की तरह व्यवहार करने लगती है, नए जीव की तरह व्यवहार करने लगती है। इस प्रकार से ये अलैंगिक जनन मुकुलन में होता है। अब मुकुलन जो होता है हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा के निचले भाग में उभार उत्पन्न होता है, उभार उत्पन्न होता है जो शरीर से बाहर निकला रहता है और ये जैसे ही आकार में बड़ा होता है कुछ समय के बाद ये मातृ शरीर से, मातृ जीव के शरीर से अलग हो जाता है और स्वतंत्र हाइड्रा की तरह व्यवहार करने लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो मुकुलन या मुकुल बनता है कुछ जीवों में शरीर से बाहर बनता है, जैसे हाइड्रा में, ईस्ट में, तो इनको बोलते हैं बाह्य मुकुल। लेकिन कुछ जीवों में जैसे स्पॉन्ज में ये शरीर के भीतर बनता है और शरीर में भीतर बनने वाले मुकुल को जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। स्पॉन्ज में जो बड़ बनता है या कलिका बनती है वह शरीर के भीतर बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। अब आते हैं जो तीसरे प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है उसको कहते हैं बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु क्या होता है? एक कोशिकीय गोलाकार पतली भित्ति वाली अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो निम्न श्रेणी के पौधों और प्राणियों में बनती हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, कवक में बनती हैं और जल द्वारा या वायु द्वारा ये जीव से काफ़ी दूर प्रकीर्णित हो जाती, मतलब फितरा जाती हैं
वहाँ पर ये जब जाती हैं किसी स्थान पर गिरती हैं तो वहाँ पर वह अंकुरित होकर के नए पौधे या नए जीव का निर्माण करती है। बीजाणु जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है चल बीजाणु या जू स्पोर्स। इस प्रकार का बीजाणु जो होता है जलीय कवकों जैसे एल्ब्यूगो तथा फाइटोप्थोरा तथा शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास में होता है। चल बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में बनता है। कहाँ बनते हैं? शरीर के भीतर, उस जीव के शरीर के भीतर एक संरचना बनती है जिसको क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी। उसके भीतर इनका निर्माण होता है। चल बीजाणु जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और इनके शरीर पर कशाविकाएँ पाई जाती हैं, फ्लैजिला जिसको कहते हैं, जिसकी सहायता से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है। इसलिए क्या होते हैं? चल बीजाणु चल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दूसरा है अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जैसा कि नाम से पता चल रहा, अचल मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई कशाविका नहीं होती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति या स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। ये बनते हैं विशेष प्रकार के बीजाणुधानी जिसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोरेंजियम या अचल बीजाणुधानी, इसमें बनते हैं। अचल बीजाणुओं का निर्माण विशेषकर कवकों में जैसे न्यूकर, राइजोपस तथा कुछ शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स में बनता है। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? ये भी एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है? पौधे के कायिक भाग मतलब जो जनन क्रिया में भाग लेने वाले भाग नहीं हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। जब ये मात्र पौधे से अलग हो जाते हैं तो ये नए पौधे की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। एक बात और यहाँ बताने वाली है कि कायिक प्रवर्धन के समय जो संतानपन होती है कायिक प्रवर्धन के द्वारा, वो सभी लक्षणों में अपने मातृ पौधे के या माता जो जनक पौधा होते हैं उसके समान होते हैं। अब दूसरा ये इसमें ये समझना है कि पौधे के वे सभी प्राकृतिक भाग या कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है उन्हें कायिक प्रवर्ध या प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। पौधों में कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पौधे के जो कायिक भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, उनमें कुछ कलिकाएँ पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं जो समय के साथ परिपक्व होकर एक नए पौधे का निर्माण कर सकती हैं। वो विकसित होती हैं, बाद में कुछ समय के बाद वह उनसे अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। पौधों में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, भूमिगत तनों द्वारा। भूमिगत तनों द्वारा पौधे के ऐसे तने जो पौधे भूमि के भीतर पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? भूमिगत तना बोलते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबर, जैसे उसका उदाहरण पोटैटो, सल्ककंद, प्याज, लहसुन, ट्यूलिप इसके उदाहरण। घनकंद में अरवी, जिमीकंद, केसर जो इस्तेमाल किया जाता है खाने में या औषधियों में, ये सब जो है घनकंद के उदाहरण। प्रकंद जैसे हल्दी, अदरक, इन सब जो भूमिगत तनों के प्रकार हैं उसमें पर्व संधियों पर कलिकाएँ पाई जाती हैं जो विकसित होकर के शाखाओं के रूप में भूमि से बाहर निकल आती हैं और ये नए पौधे के रूप में अलग होकर के नए पौधे के रूप में व्यवहार करने लगती हैं। कुछ पौधे ऐसे कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमि की सतह पर फैले रहते हैं या भूमि के ठीक नीचे स्थित होते हैं, फैले रहते हैं। ऐसे तने क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना बोलते हैं। जैसे रनर से जो होता है अर्धवायवीय तना है। इसका उदाहरण क्या है? दूब घास या आर्जेलिस है। इस तरह से सकस,
इसका उदाहरण क्या है? पुदीना, गुलदावरी और ऑफसेट। ऑफसेट जलकुंभी में होता है। ये सब जो होते हैं इनके पर्वसंधियों से ऊपर की ओर प्ररोह निकलता है और नीचे की ओर जो होता है जड़ विकसित हो जाती हैं। अब ये पर्वों से टूट कर अलग हो जाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। फिर आते हैं पत्तियों द्वारा। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें कलिकाएँ पाई जाती हैं, जैसे ब्रायोफिलियम की पत्तियां हैं या अजूबा की पत्तियां। इसके जो किनारों के पार्श्वों पर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएँ पाई जाती हैं जो अंकुरित हो जाती हैं और इनसे जड़ें विकसित हो जाती हैं और ये नए पौधे के रूप में अलग होकर के नए पौधे के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो पत्तियों द्वारा जो होता है ये भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसी प्रकार से कुछ और हैं बिगोनिया। बिगोनिया में जो कलिकाएँ होती हैं वो पर्वों के ठीक ऊपर पाई जाती हैं। पर्वों के पर्णों पत्तियों के सतह के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये भी विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण कर सकती हैं। फिर कुछ जड़ें जैसे होती हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। दोनों प्रकार की जड़ों के ऊपर से कलिकाएँ निकलती हैं जो विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे शकरकंद या जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, सतावर, अमरूद, शीशम इत्यादि की जड़ों से में उपस्थित कलिकाएँ जो है विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। अब दूसरा जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे और इसके बाद आगे का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद।